हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरबिया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया वीडियो है। और हर बार की तरह इसमें भी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता रहे। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। इन विच सिचुएशन इज अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कन्वीन टू द पास अ बिल। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है पार्लियामेंट के अंदर। तो पहला ऑप्शन हमारा है व्हेन बिल इज रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा जब बिल को रिजेक्ट कर दिए तब। बी ऑप्शन है व्हेन देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस। जब दो हाउस के बीच में जब ये बिल फंस जाता है, तब उस टाइम पे ये जॉइंट सिटिंग होती है। सी ऑप्शन हमारा है व्हेन द प्रेसिडेंट रिफ्यूज असेंट टू द बिल। जब प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर देता है, अपना एसेंट देने से मना कर दिया तब ये डेडलॉक होता है। डी ऑप्शन है व्हेन अ मनी बिल इज अ पेंडिंग इन राज्यसभा। जब जब राज्यसभा में मनी बिल पेंडिंग है, तब ये जॉइंट सिटिंग होता है। तो आप अपना हर बार की तरह जो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, कोई एक आंसर सिलेक्ट करिए। फिर भले वो गलत हो या सही, वो अलग मैटर है। अगर आप आंसर को टिक करते जाएंगे, मतलब कोई एक चूज करते जाएंगे, तो आप पार्टिसिपेशन आपका ज्यादा बढ़ेगा और आपको समझ में ज्यादा आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन विच सिचुएशन ये जॉइंट सिटिंग का क्या मामला है, कब बुलाई जाती है। तो इसमें अगर आपने आंसर टिक कर लिया तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। डेडलॉक तब होता है जब दो हाउस के बीच में कोई बिल फंस जाता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये जॉइंट सिटिंग के लिए अरेंजमेंट दिया हुआ है आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डन। अब उसमें होता है क्या, जैसे लोकसभा में कोई एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसको वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। फिर राज्यसभा में से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। डन। अब लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया। अब ये डेडलॉक वाली सिचुएशन में आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक हो जाता है और फिर उसके लिए जॉइंट सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई एक बिल है जो लोकसभा पास कर रही है, उस बिल को लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा क्या कर रही है, उसके साथ वो वापस भेज रही है लोकसभा में कुछ रिकमेंडेशन के साथ। एक कंडीशन दूसरी वो पास नहीं कर रही। डन। तो प्रेसिडेंट के पास आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ से अटक जाएगा। डन। बिल। अब राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दी और वो आई किसके पास, लोकसभा के पास आएगी। तो लोकसभा को, अगर लोकसभा ने उसको एग्री कर लिया कि भाई सही है, चलो लोकसभा ने राज्यसभा ने जो बोला वो रिकमेंडेशन सही है और इसमें ऐड करने जैसे है, तो राज्यसभा ये लोकसभा ने मान लिया। फिर बिल वापस भेजा राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने उसने खुद ही रिकमेंडेशन दी थी, तो वो तो मानने वाले ऑब्वियसली। बिल तो पास होने वाला है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब मान लीजिए कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, कुछ रिकमेंडेशन के साथ वापस भेजा कि भाई इतना इतना चेंज करो, हम ये तभी बिल को पास करेंगे। अगर लोकसभा इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन मैंने बताया लोकसभा एग्री कर रही थी, लेकिन दूसरी कंडीशन में लोकसभा कह रही है कि हमने जो ओरिजिनल बिल भेजा था वही बिल हमें उसी फॉर्म में, उसको एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओरिजिनल फॉर्म में, हमें इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पे राज्यसभा मान नहीं रही उसके लिए, और यहाँ पे ना तो लोकसभा उसमें उसको ऐड करने के लिए रेडी, और उसको ऐड किए बिना ना तो राज्यसभा उसको पास करने के लिए रेडी है। अब ये इसको बोलते हैं डेडलॉक वाली सिचुएशन दोस्तों। डेडलॉक, बिल फंस जाना किसी एक हाउस में। अब किसी एक हाउस का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया होता और राज्यसभा पास कर रही है, फिर लोकसभा के पास भेज रही है, वो लोकसभा के पास भेज रही है, और राज्यसभा ने जो बिल भेजा और लोकसभा उसको पास नहीं, पहली कंडीशन पास कर देती है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो पास नहीं करती है, और पास नहीं करने की वो वजह बताती है कि इतना इतना रिकमेंडेशन जो है उसमें इतना इतना चेंज कर लोगे एक्ट में, तो हम रेडी हैं पास कर ये बिल को पास करने के लिए। तो राज्यसभा के पास तब दो ऑप्शन होते हैं, उसके रिकमेंडेशन माने या ना माने। अगर मान लेते हैं तो लोकसभा के रिकमेंडेशन मानने के बाद वापस बिल लोकसभा में भेजा जाता है, पास होने के बाद प्रेसिडेंट की साइन हो गई, खत्म बैठ। लेकिन अगर लोकसभा ने जो रिकमेंडेशन दी वो राज्यसभा मानने के लिए रेडी नहीं, भाई हमें तो उसी फॉर्म में बिल पास करना है जैसे हमने राज्यसभा में बनाया था, तो ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट होता है डेडलॉक। और डेडलॉक में दोस्तों याद रखो आप एक बात, कि डेडलॉक जब भी होता है तब उसका सॉल्यूशन प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट कैसे करता है, प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 108 का हेल्प लेकर।
आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन। ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर एक साथ बैठकर इसके ऊपर फिर से वोटिंग होगा। और जनरली ये ज्वाइंट सेशन में बिल पास हो जाता है। अगर मान लीजिए कि एक और कंडीशन होगी कि ज्वाइंट सेशन में भी ये बिल टाई हो गया, तो ज्वाइंट सेशन जो हुआ, ज्वाइंट सेशन इसको चेयर करने का काम करते हैं लोकसभा का स्पीकर। याद रखना दोस्तों, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही ये ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करेगा। राज्यसभा का चेयरमैन इसमें वो चेयर नहीं करता है। देन तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा जब ये यहाँ पे ये ज्वाइंट सेशन सेटिंग किया क्यों था, ज्वाइंट सेटिंग जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो डेडलॉक हुआ उसका सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी ज्वाइंट सीटिंग में भी अगर टाई हो गया तो फाइनली स्पीकर के पास राइट है कि अपना एक फाइनल अपना वो एक वोट देकर ये मैटर को, ये जो डेडलॉक को सॉल्व किया जाए। डन, स्पीकर ये चेयर करेगा, याद रखना दोस्तों। स्पीकर के बारे में मैंने आपको बहुत बातें बताई थी नेक्स्ट लेक्चर में कि स्पीकर क्या होता है। ये पार्लियामेंट का, लोकसभा का ऑफिशियल स्पोक पर्सन होता है। देन सारी सारी जो है ये कमिटी से रिलेटेड सारी सारी पावर किसके पास होती है, ये स्पीकर के पास होती है। फिर मनी बिल को, मनी बिल है कि नहीं है वो डिसाइड करने का राइट भी किसके पास होता है, स्पीकर के पास राइट होता है। उसको पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा रूल बुक, रूल जो है लोकसभा के, वहां से उसको पावर मिलता है। डन। हम्म। और ये रेजिग्नेशन अगर उसको छोड़ना है पोस्ट तो रेजिग्नेशन किसको देना पड़ेगा, डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को। डन। और अभी डेप्यूटी ये स्पीकर कौन है लोकसभा के, ओम बिरला है। डन। ओके, चलो नेक्स्ट। ये डेडलॉक वाला आपको समझ में आ गया। हाँ, तो ये जब दो हाउस के बीच में जब भी फंसता है बिल तब ऐसा होता है। अब राज्यसभा के बारे में आपको पता है कि राज्यसभा इज नॉन एज अपर हाउस, अपर हाउस। डन। और राज्यसभा में टोटल मेंबर है 245 मेंबर। उसमें से याद रखना दोस्तों 229 जो है वो स्टेट से इलेक्ट होके जाते हैं, स्टेट से इलेक्ट होके जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था 4 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके जाते हैं। टोटल अगर इसका करोगे तो होगा 233। और 233 में 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर उसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 245 मेंबर। हो गया। हाँ। और मैंने आपको इसके इलेक्शन के भी बारे में बताया था राज्यसभा में कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफरेबल वोट, इससे इलेक्शन होता है। पहले प्रेफरेंस कौन सी है वो देखी जाती है। राज्यसभा का चेयरमैन जो भी बनता है, जो भी इंसान दोस्तों, वो जो वो एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे जो भी चेयरमैन बनेगा वो कंपलसरी उसके लिए एक पोस्ट कौन सी रेडी है, दूसरी वाइस प्रेसिडेंट। तो जो भी चेयरमैन बनेगा वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। अभी कौन है, जयदीप, जयदीप धनखड़, याद रखना दोस्तों, जयदीप, जयदीप धनखड़ यहाँ पे चेयरमैन है यहाँ के। मनी बिल कभी भी नहीं रखा जाता राज्यसभा में। मनी बिल से रिलेटेड बिल्कुल पावर नहीं है राज्यसभा के पास। और हर 2 साल में, हर 2 साल खत्म होने के बाद 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर। एक जो है, एक पर्सन का टाइम ड्यूरेशन जो है 6 साल का होता है। क्लियर यहाँ तक दोस्तों। ओके चलो, अब यहाँ पे मनी बिल के बारे में बता देता हूँ। मनी बिल है 110, आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल के बारे में बता हुआ है। मनी बिल का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैटर है, फाइनेंस मतलब मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर है, जैसे मनी को विड्रॉल करना, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, जिसमें इंडिया का सारा का सारा रेवेन्यू, उसमें टैक्स वैक्स जितना भी आता है वो इस फंड में जाता है।
उसको क्रेडिट किया जाता है। अगर उसमें से कोई पैसे निकालने हैं या तो उसमें पैसे ये डिपॉजिट करने हैं या तो बोरोइंग जो है पैसे कहीं बाहर से लेने हैं, तो ऐसी कोई मैटर जो सिर्फ पैसे से रिलेटेड है उसको मनी बिल बोला जाता है। और मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है वो डिसाइड करने का पूरा राइट किसके पास है, हमने अभी डिस्कस किया, स्पीकर के पास पूरा पूरा राइट होता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके चलो। मनी बिल के बारे में एक और बात याद आ रही है, मनी बिल को कभी भी जो है वो प्रेसिडेंट उसको, अगर मनी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया साइन करने के लिए, तो मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं दोस्तों। देखिए प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होंगे, या तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, एसेंट दे देगा, या तो उसको रिजेक्ट करेगा, या अपने पास विथहोल्ड कर लेगा। तो कोई आंसर, ये बिल को वापस भेज देगा, ये तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बिल को एक्सेप्ट करना, दूसरा ऑप्शन है बिल को रिजेक्ट कर देना, और तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास जब भी कोई बिल आता है तो उसको रिटर्न कर देना, जहां जिस भी वो हाउस से आया हुआ है। डन। अब देखिए मनी बिल के बारे में वो रिटर्न नहीं भेज सकता, तो मतलब ये ऑप्शन गया। और रिजेक्ट वो कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मनी बिल जब भी पार्लियामेंट में आएगा उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है ये प्रेसिडेंट की। तो मतलब वो पहले से परमिशन दे रहे कि भाई आप मनी बिल रखो आप पार्लियामेंट में, तो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी परमिशन से आया है। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए ये प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। डन। और रिटर्न वो कर नहीं सकते, तो उसको एक ही ऑप्शन बचा प्रेसिडेंट के पास, एक्सेप्ट करने के अलावा कोई है नहीं चीज बाकी। तो यहाँ तक क्लियर दोस्तों? हमारा बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू रिटर्न द बिल विद द ऑब्जेक्शन टू द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के साथ कोई भी ऑब्जेक्शन है, सॉरी दोस्तों, अगर पार्लियामेंट के साथ कोई भी ऑब्जेक्शन है ये प्रेसिडेंट को, तो वो बिल जब ये कितने टाइम में वापस भेज देते हैं? क्या टाइम लिमिट है कि उसके बाद बिल भेजने के बाद वो कितने टाइम में वापस कर देते हैं? अगर उसको ऑब्जेक्शन है कोई, अगर उसको रिकमेंडेशन उसको बोलना है हाउस को, लोकसभा या तो राज्यसभा किसी को भी बोलना है कि इतना इतना चेंजेस करो इसमें, तो वो कितने दिनों में ये ऑप्शन ए है हमारा, ये 1 मंथ। डन। ऑप्शन बी हमारा नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट। ऑप्शन सी हमारा 14 डे। ऑप्शन डी हमारा है 6 मंथ। तो कितना टाइम ड्यूरेशन है जब प्रेसिडेंट जो है बिल को वापस भेजता है जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है कि ये नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है उसकी, ये कि कब जो है बिल उसको अगर प्रॉब्लम है रिकमेंडेशन के लिए अगर बोलना है तो कब बोलेगा, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट को इतने टाइम में जवाब देना ही पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? देखिए अब देख लेते हैं यहाँ पे। प्रेसिडेंट के पास जब भी बिल आता है दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया वैसे प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। जब भी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। वो बिल को एक्सेप्ट कर ले, एसेंट अपना एक्सेप्ट करना मतलब एसेंट अपना एसेंट दे दे बिल को। देन दूसरा ऑप्शन है रिजेक्ट कर दे। तीसरा ऑप्शन है बिल को रिटर्न कर दे। डन। तो रिजेक्ट करने का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि विथ होल्ड, अपने एसेंट को विथहोल्ड कर लिया। विथहोल्ड कर लिया मतलब ये एक तरीके से तो रिजेक्ट होने बोलता है, बोला जाता है। दूसरे दूसरे इसका मतलब ये भी होता है कि पॉकेट विटो का यूज किया और अपने पास रख लिया बिल। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि बिल इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये पॉकेट विटो का यूज करके उसको विथहोल्ड कर देते, रिजेक्ट कर दिए जाते बिल को। देन तो इसमें ये जब अगर एसेंट दे दिया तो वो तो मैटर ही खत्म हो गया, रिजेक्ट कर दिया तब भी खत्म हो गया। रिटर्न करने के लिए कब तक वो रिटर्न करेगा प्रेसिडेंट,
उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। प्रेसिडेंट के बारे में बताऊं तो आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। और ये प्रेसिडेंट जब भी बिल आएगा तब प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटी होगी, तब प्रेसिडेंट क्या कैसे काम करेगा, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है। और एक आर्टिकल इससे पीछे चले जाते हैं तो 110 क्या किसके बारे में है, मनी बिल के बारे में। डन, ओके चलो। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। अभी कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट का काम क्या है? प्रेसिडेंट का काम है, पहले तो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल। और प्रेसिडेंट जैसे वो काम है उसको प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, और ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर को अपॉइंट करना नई गवर्नमेंट आने के बाद। प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, याद रखना दोस्तों, ये प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट कितनी चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा ये प्रेसिडेंट। इन चीजों से मिलकर ये पार्लियामेंट बनती है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, ये पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट। मुझे कोई एक चीज याद आ रही थी जो प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। हम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, फिर ये जितने भी ये डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट को भी अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, यहाँ पे आंसर आपको बी आंसर याद रखना दोस्तों। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल? थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या होता है? अब फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द हाउस, तो थर्ड रीडिंग में बिल का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये ऑप्शन 1 कह रहा है। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि क्लोज बाय क्लोज वोटिंग, तो थर्ड रीडिंग में क्लोज बाय क्लोज मतलब बिल के एक एक क्लोज के ऊपर डिस्कशन होगा, फिर इसके ऊपर वोटिंग होगा। फिर सी फाइनल अप्रूवल बाय द हाउस, तो ये थर्ड रीडिंग में फाइनल अप्रूवल होता है, उसमें डिस्कशन विस्कशन नहीं होता है, ये सी ऑप्शन हमारा कह रहा है। ऑप्शन डी रेफरल टू द प्रेसिडेंट, तो किसको रिफर किया जाता है, ये प्रेसिडेंट को रिफर किया जाता है थर्ड रीडिंग में। तो आप इसमें थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिक बनाने की ये कोशिश है दोस्तों, वैसे है नहीं, बहुत ईजी है। आप अपना 5-10 सेकंड लीजिए और कोई भी एक आंसर टिक करिए। अब आई होप आपने कोई एक आंसर टिक कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ चलो फाइनल आंसर क्या है। इसमें है फाइनल अप्रूवल बाय द हाउस। थर्ड रीडिंग में कुछ नहीं होता दोस्तों, इंट्रोडक्शन थर्ड रीडिंग में नहीं होता है, ये क्लोज बाय क्लोज वोटिंग, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन, क्लोज टू क्लोज डिस्कशन, ये थर्ड रीडिंग में नहीं होता। तो कौन सी रीडिंग में होता है, और टोटल रीडिंग होते कितने है ना? तो कोई भी बिल जो दोस्तों, एकदम हम बेसिक से शुरू करते, कोई भी बिल पास होने के लिए जो सेम प्रोसीजर होती है, किसमें, लोकसभा में भी सेम प्रोसीजर होगी और राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर होगी बिल को पास करने के लिए। सेम ये क्या है, पहली बात क्या है सेम, कौन सी चीजें सेम है, प्रोसीजर। फिर और भी बातें कुछ सिमिलर है, सेम है, जैसे स्टेज, बिल पास करने की जो स्टेजेस है वो भी सेम है। देन फिर फिर एक और बात दोस्तों, देर आर टोटल 2 टाइप ऑफ द बिल। वन इज गवर्नमेंट बिल, एक बिल को कहते हैं गवर्नमेंट बिल, एक बिल को कहते हैं प्राइवेट बिल। तो जितने भी मेंबर ये गवर्नमेंट में है, मतलब अभी मान लीजिए कि बीजेपी के मेंबर है, तो बीजेपी के जो मिनिस्टर होगा वो जो बिल रखेगा, उसका मिनिस्टर जो बिल रखेगा उसको माना जाएगा गवर्नमेंट बिल।
और मान लीजिए प्राइवेट में, तो अभी जो गवर्नमेंट में नहीं है ऑपोजिशन, मान लीजिए कांग्रेस को ले लेते हैं। कांग्रेस में अगर कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, लोकसभा या तो राज्यसभा में, तब वो होता है प्राइवेट बिल। जो गवर्नमेंट बिल नहीं होता है वो जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर जब बिल नहीं रखते तब वो प्राइवेट बिल होता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखिए, जब भी बिल रखा जाता है तब वहां पे 3 रीडिंग होते हैं टोटल। फर्स्ट रीडिंग देख लीजिए आप। फर्स्ट रीडिंग मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा तो आपको ये याद भी रह जाएगा, वरना वैसे तो बहुत ये, जब बुक रीड करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। अब फर्स्ट रीडिंग में देखिए, जो भी मिनिस्टर ये बिल रखना चाहती है या तो रखना चाहता है, वो यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग में करेगा क्या कि पार्लियामेंट, लोकसभा ले लेते हैं। तो लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग जब होगा तब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, याद रखना दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया जाएगा पहला काम। दूसरा, उसके उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है आपको। बिल का टाइटल देना है आपको, टाइटल बताना लोगों को, और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बिल लाने का पर्पस क्या है वो बताना है। तो फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ सिर्फ इतना ही होता है कि आपको एक एक भी तरह का डिटेल डिस्कशन फर्स्ट रीडिंग में नहीं होता। सिर्फ आपको उसमें टाइटल बताना है, इंट्रोडक्शन देना है, और ऑब्जेक्टिव क्या है बिल लाने के वो बताना है। ये फर्स्ट रीडिंग है दोस्तों। फर्स्ट रीडिंग में होता क्या है, अब कोई भी जो बिल लाएगा उसको पहले हाउस की परमिशन लेनी पड़ती है। हाउस की परमिशन मतलब स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है। लोकसभा की बात करो, स्पीकर अगर परमिशन देते हैं तब ये बिल आता है, और ये उसका टाइटल रीड किया जाता है। टाइटल वहां पे बताया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। फिर उसका ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि हमारे बिल लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी बातें हो जाने के बाद ये बिल जो है वो गैजेट में, गैजेट इंडियन गैजेट इंडियन गैजेट जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ये इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें वो छप के आएगा। अब वो ये जैसे ही बिल का टाइटल बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, ऑब्जेक्ट किसने, जो भी मिनिस्टर ने दिया, जो भी मिनिस्टर ने ये कोई भी नया बिल, जैसे गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर रखा जाएगा, जैसे वो ये इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में कोई मैटर होगा तो अमित शाह आएंगे बिल प्रोड्यूस करने के लिए। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो निर्मला सीतारमन जी आएंगे। ये फिर रेलवे से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो वैष्णव ये हमारे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी, वो आएंगे बिल रखने के लिए। तो ऐसे मिनिस्टर आते हैं। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ टाइटल रीड करना, इंट्रोडक्शन बताना और ऑब्जेक्टिव बताना दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। और जैसे ही चीज़ हो जाती है तो स्पीकर उसको फिर किस में पब्लिश करवाता है, गैजेट, इंडिया के इंडियन गैजेट में। ये गैजेट ऑफ द इंडिया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होता है इंडिया का राजपत्र, उसमें इसको ये छपवाते हैं। फिर अब आप दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, सेकंड रीडिंग में आपको बताता हूँ सेकंड रीडिंग में क्या होगा। सेकंड रीडिंग में क्या होता है वो देख लेते हैं। अब देखिए, सेकंड रीडिंग में ये जो भी इंडियन गैजेट में, गैजेट ऑफ द इंडिया, उसमें जितने भी ये जो भी बिल छपा था, अब वो सेकंड रीडिंग में जितने भी मेंबर है, जैसे लोकसभा में 543 मेंबर है अभी, तो ये इन लोगों को एक एक कॉपी देनी है इसकी। ये इंडियन गैजेट, ये बिल की एक एक कॉपी सबको मिलेगी। जितने भी मिनिस्टर है उसको एक एक कॉपीज मिलेगी। डन। अब फिर क्या होगा कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट, ये लोकसभा के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो पहला ऑप्शन क्या है कि अभी डिस्कशन शुरू कर दे, बिल को कंसीडर करके डिस्कशन शुरू कर दे उसके ऊपर, एक बात। दूसरी बात ये जो है वो भेज दिया जाए सिलेक्ट कमेटी को, ये दूसरा ऑप्शन। सिलेक्ट कमेटी क्या होगी, सिलेक्ट कमेटी लोकसभा के मेंबर होंगे उसमें, और वो अलग से पूरा पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं होगा उसके ऊपर। ये कमेटी अलग से उस बिल के ऊपर क्लोज बाय क्लोज एक एक चीज को डिटेल में स्टडी करेगी और एक पूरा रिपोर्ट तैयार करेगी बिल के बारे में। पहला ऑप्शन मैंने बताया, जब भी बिल सेकंड रीडिंग में, या तो डायरेक्ट पार्लियामेंट में ये डिस्कशन शुरू कर देना, या तो दूसरा सिलेक्ट कमेटी को भेज देना। तीसरा ऑप्शन होता है ज्वाइंट कमेटी। कोई भी एक बिल जब हाउस में ये फर्स्ट रीडिंग के बाद खत्म होने के बाद सेकंड रीडिंग में आता है, तो 4 ऑप्शन होते हैं। मैंने फर्स्ट बताया डिस्कशन, सेकंड सिलेक्ट कमेटी को भेज देना, थर्ड ज्वाइंट कमेटी को भेजना। अब सिलेक्ट कमेटी सिर्फ उसमें मेंबर होते हैं
लोकसभा के, और ज्वाइंट कमेटी में दोनों होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर मिला के, इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट रीडिंग रखा है। और लास्ट में एक और ऑप्शन है, ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। तो लास्ट एक ऑप्शन है कि बिल को पब्लिक कर दे, और पब्लिक उसको ये वेबसाइट के ऊपर देखेंगे और अपना ओपिनियन देगी, और फिर आपको बिल अपने हिसाब से पास करवाना है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। फिर जब सिलेक्ट कमेटी अपना काम खत्म करके जब रिपोर्ट अपनी देती है, तो फिर पार्लियामेंट, लोकसभा, उसके एक एक क्लोज के ऊपर, याद रखना दोस्तों, एक एक क्लोज के ऊपर पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहुत डिस्कशन होता है, और फिर एक एक क्लोज के ऊपर वोटिंग होता है, फिर वो उसको पास किया जाता है लोकसभा से दोस्तों। यहाँ तक क्लियर। फिर जैसे ये लोकसभा से पास हो गया, फिर ये बिल को भेजा जाता है, ये 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 सॉरी, लोकसभा के फर्स्ट रीडिंग खत्म होने के बाद, सेकंड रीडिंग खत्म होने के बाद लोकसभा के थर्ड रीडिंग के लिए भेजा जाता है। थर्ड रीडिंग में दोस्तों डिस्कशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है डिस्कशन वाला सारा काम हमने खत्म कर लिया सेकंड रीडिंग। डिस्कशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता डिस्कशन। यहाँ पे थर्ड थर्ड रीडिंग में दोस्तों फाइनली होगा क्या, थर्ड रीडिंग में फाइनली ये होगा कि बिल को पास करना है, तो कितने लोग एग्री कर रहे हो, नहीं पास करना है तो उसके लिए कितने लोग एग्री कर रहे हैं। अगर पास करने के लिए ज्यादा लोग एग्री कर रहे हैं और मेजोरिटी मिल गई तो बिल पास हो जाएगा। अगर बिल पास करने के लिए जितनी मेजोरिटी चाहिए नहीं मिली, तो फिर जो है ये बिल यहाँ से खत्म हो जाएगी। यहाँ से ये थर्ड रीडिंग वाला मामला है। देखिए दोस्तों, क्लियर। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन, लास्ट रीडिंग में सिर्फ यस और नो उसको पूछा जाता है, बाकी सारा का सारा काम सेकंड रीडिंग में होता है। और ये सेम चीजें फॉलो करवाई जाती है, सेम चीजें फॉलो होती है राज्यसभा में दोस्तों। तो ये लोकसभा में जो तीन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होता है, सेम टू सेम प्रोसीजर। मैंने जब पहले ये शुरू किया था तब यहाँ पे लिख दिया था, प्रोसीजर सेम होगी, उसमें चेंजेस भी सेम होंगे। यहाँ तक क्लियर। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे फिर से हमारे प्रेसिडेंट आए, तो प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 53 है जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 111 है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बिल आए तो कैसे उसको, उसके साथ बिल के साथ क्या उसका राइट है, ये प्रेसिडेंट का। डन। और प्रेसिडेंट अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल का होता है। डन। अगर जब भी ये पोस्ट कब खाली हो सकती है, अगर रिजाइन कर दिया, खुद रिजाइन कर दिया, रिजाइन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और दूसरी बात, खुद रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, तब ये सीट खाली हो जाएगी। थर्ड, अगर पार्लियामेंट ने मेजोरिटी पास ये इम्पीचमेंट प्रोसेस चला दिया प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तब भी प्रेसिडेंट की सीट खाली हो सकती है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। हम्म। और प्रेसिडेंट का और काम मैं आपको बताऊं, याद जो मुझे आ रहा है उसके हिसाब से, तो प्रेसिडेंट जो है 3 बार ये लोकसभा में या तो पार्लियामेंट में जाता है। 3 बार याद रखना। पहली बार कब जाता है, जब फ्रेश इलेक्शन होने के बाद, जब पहली मीटिंग होती है, फ्रेश इलेक्शन के बाद पहली जो मीटिंग है उसको एड्रेस करने के लिए जाते हैं। दूसरी बार कब जाते हैं, ये ये फ्रेश इलेक्शन के लिए जाते हैं। फिर ये इसके बाद एक और इवेंट है, जब हाँ, जब सेशन शुरू होता है, उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, तब प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करने जाते हैं। थर्ड, जब ज्वाइंट सिटिंग होता है तब प्रेसिडेंट जाते हैं। ना तो वो प्रेसिडेंट जो है, ना तो स्पीच में पार्ट लेते हैं, ना वोटिंग का कुछ काम नहीं होता, सिर्फ एड्रेस करके, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन है और पहले कुछ बातें बोलने के लिए कैसे ये प्रिंसिपल को बुला लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में। देन अब सेशन आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो सेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेशन हमारा होगा, फर्स्ट सेशन होगा वो होगा बजट सेशन। दूसरा सेशन हमारा है वो मॉनसून सेशन। तीसरा सेशन है विंटर सेशन। अब बजट सेशन में फिर फरवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल में। यहाँ पे मॉनसून में जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त मंथ। विंटर सेशन होगा नवंबर और दिसंबर में।
डन। ओके चलो, और भी बातें मुझे प्रेसिडेंट के बारे में याद आ रही है दोस्तों कि प्रेसिडेंट के पास राइट है कि लोकसभा की मीटिंग को बुलाना, समन करना, सेशन को बुलाना, और अगर मीटिंग को खत्म करना, प्रोपोग। डन। और एक और बात प्रेसिडेंट के बारे में याद आ रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। डिसॉल्व भी कर सकता है कब? जब उसको लगता है, जब उसको एडवाइस देता है प्रेसिडेंट नए इलेक्शन करवाने के लिए, तब उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? हाँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? फाइनल अप्रूवल बाय द हाउस। Which type of the bill requires the prior recommendation of the president before the being introduced? तो इसमें से कौन सा बिल है जिसमें, जिसके लिए ये प्रायर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है? देखिए दोस्तों, अब आप अपना टाइम लीजिए हर बार की तरह, फिर मैं आपको बताता हूँ। 10 सेकंड में आप कोई एक आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है? मनी बिल। मनी बिल से पहले ये प्रेसिडेंट को पूछना पड़ता है। ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, ये ऑर्डिनरी बिल से प्रायर परमिशन, पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ये ऑर्डिनरी बिल में। देन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी पूछने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर हमारा ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं। और फाइनेंस बिल में पूछने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दो तरह के फाइनेंस बिल होते हैं, फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 2। तो फाइनेंस बिल 1 के लिए, 1 एक मनी बिल ही है, तो 1 के लिए पूछा जाता है, फाइनेंस बिल 2 के लिए नहीं पूछना होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस बिल लिखा है और 1 और 2 क्लेरिफाई नहीं किया, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे आंसर मनी बिल। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अब थोड़ा इसका, आप पहले यहाँ पे बहुत सारा मैंने पूरा रेड से कर दिया, आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि इसका करेक्ट आंसर पहले तो याद रखना बहुत जरूरी है, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर मनी बिल। डन। अब मनी बिल के ऊपर डिस्कस, पहले मनी बिल से ही डिस्कशन शुरू करते हैं कि इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मनी बिल आर्टिकल दिया हुआ है 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल में मैटर होगी टैक्सेशन से रिलेटेड। टैक्स नया इम्प्लीमेंट करना है, उसमें कोई चेंजेस करना है, नया लॉ इंट्रोड्यूस करना है, सॉरी रिलेटेड टू टैक्स, अगर ऐसी कोई मैटर होगी तो वो। और दूसरी बात, पैसे बोरो करने हैं गवर्नमेंट को, बोरोइंग मनी। दूसरी बात, ये विड्रॉल करने हैं फंड से पैसे। बहुत अच्छे ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इजी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। टैक्सेशन से, टैक्सेशन में कोई टैक्स में कोई चेंजेस करना है, बढ़ाना है, घटाना है, उसमें कोई चेंजेस करना है, पैसे बोरो करने हैं, पैसे विड्रॉल करने हैं, या तो पैसे डिपॉजिट करने हैं। किस में? जैसे इंडिया के लिए बात करूं मैं, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर इसमें ये डिपॉजिट करने हैं तो उससे निकालने हैं पैसे, तो इसके लिए होता है मनी बिल पास। अब यहाँ पे टैक्सेशन में पूरा का पूरा मनी बिल से रिलेटेड, बोरोइंग पूरी पूरी मनी की बात हो रही है, विड्रॉल में पूरी पूरी पैसे निकालने की बात हो रही है, डिपॉजिट में पैसे जो है वो डिपॉजिट करने की बात हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जब मैटर फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तब वो होता है मनी बिल। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो नीचे तो फिर मैंने ये लिखा है कि फाइनेंस बिल, तो मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या फर्क है ना? अगर वो मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल है, तो यहाँ पे फाइनेंस बिल अलग से क्यों लिखा हुआ है, उसका मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, और जीवन भर के लिए ये जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि ये फाइनेंस बिल और मनी बिल का क्या डिफरेंस है। कभी आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे इससे इससे लेकर। अब देखिए फाइनेंस बिल, देखिए फाइनेंस बिल दो तरह के होते हैं। एक फाइनेंस बिल 1, दूसरा होता है फाइनेंस बिल 2। यहाँ ये याद रखना, फाइनेंस बिल 2। डन। अब देखिए अब फाइनेंस बिल कौन सी मैटर से रिलेटेड है? यहाँ पे प्योर हमने मनी बिल में देखा पैसे से रिलेटेड। अब देखिए, अब मनी फाइनेंस बिल 1 वो मनी बिल से और फाइनेंस बिल 2 से अलग कैसे पड़ जाता है? जैसे
जीएसटी को हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। जीएसटी एक्ट जो आया 2017 में जो आया, अब उसमें देखिए कि इसमें दो बातें एक साथ, जैसे जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब टैक्स के बारे में भी बात है, टैक्सेशन की बात है, टैक्स के बारे में बात है, हाँ है। पैसों से रिलेटेड मैटर 100% है। और तो ये मनी बिल क्यों नहीं होता, उसकी एक वजह मैं बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि ये सिर्फ जीएसटी में टैक्सेशन मतलब पैसे की बात नहीं करता, यहाँ पे ये भी होता है कि जीएसटी का एक काउंसिल होगा, उसमें स्टेट से कितने मेंबर आएंगे, उससे यहाँ पे इसको हेड कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर करेगा कि कौन हेड करेगा, ये सारी बातें लिखी हुई है। मतलब अगर पैसों की मैटर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल में लिखा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बिल में लिखा होता है, तब वो बन जाता है फाइनेंशियल बिल 1। समझ में आया दोस्तों? पैसे से रिलेटेड एक मैटर है, लेकिन साथ में उसके एडमिनिस्ट्रेशन के भी बारे में बताया हुआ है कि पूरा जीएसटी काउंसिल कैसे चलेगा। सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं है, तो उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा, अगर उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है तब भी जो है, तभी वो फाइनेंस बिल 1 में काउंट होगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए मैं आपको फाइनेंस बिल ये 2 मैं आपको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, आराम से समझ जाएंगे, आपको इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखिए कि अब यहाँ पे फाइनेंस बिल 2 के बारे में बात करता हूँ मैं, कि जैसे गवर्नमेंट का बोरोइंग, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अगर बाहर से पैसे ले रही है, तो उसको रेगुलेशन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए तो एक बिल लाया जाएगा। उसमें सिर्फ रेगुलेशन मतलब उसको बिल को कैसे, मनी को जो रेगुलेट किया जाए, जो बोरो हो रही है मनी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है जिसको, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। अब एक और बात, जैसे पब्लिक डेट बहुत बढ़ गया है, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। पब्लिक डेट है, धीरे धीरे डेट जो है उधार लिया हुआ है वो कैसे चुकाया जाए, गवर्नमेंट के ऊपर अगर उधार है तो वो कैसे चुकाया जाए, सारी बातें, और जो बोरो कर रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए। तो रेगुलेशन लिखा हुआ है उसमें, सिर्फ यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मनी के बारे में बात हो रही है। समझ में आया दोस्तों? डायरेक्ट मनी का टैक्स मतलब फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्ट उसमें। हो रही है बात फाइनेंस की, लेकिन फाइनेंस इसमें बोरिंग, उसके बारे में मतलब रेगुलेशन बनाना, बोरिंग के बारे में, पब्लिक डेट के बारे में कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना डेट है, गवर्नमेंट कितना पैसा बोर लेती है, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना कि अब लेना कम करना है, क्या करना है, पूरा अरेंजमेंट लेना है, पब्लिक डेट कैसे कम करना है, वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन है, पैसे की बात नहीं हो रही एक्चुअल में। पैसों के ऊपर ही है पूरा का रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन उसमें कहीं पैसे इन्वॉल्व नहीं है कि इतने पैसे जो है वो गवर्नमेंट यहाँ से वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालेगी, ऐसा नहीं। यहाँ तक अब दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मनी बिल जो प्योर पैसे फाइनेंस से बात करता है, पैसे से रिलेटेड मैटर होता है। फाइनेंस बिल जो पैसे प्लस उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जैसे जीएसटी के बारे में देखा। और फाइनेंस बिल 2 जो है उसमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब उसमें इम्प्लीकेशन कैसे होगा, इम्प्लीकेशन कैसे होगा किसी भी चीज का, वो उसमें लिखा होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का कैसे होगा। देन ऐसा इसमें नहीं है कि पैसे डिपॉजिट करने हैं, पैसे विड्रॉल करने हैं, ऐसा कहीं फाइनेंस बिल 2 में नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे फाइनेंस बिल तक पहुंच गए, तो यहाँ पे आर्टिकल भी मैंने आपको यहाँ पे बताया 110, तो यहाँ पर भी आर्टिकल जान रहे थे 117 और 1। और यहाँ पे ये फाइनेंस बिल 1 के लिए 1171, और यहाँ पे 1172। क्लियर यहाँ तक? ओके चलो। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसका आंसर याद रखना दोस्तों। हाँ, एक एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया भी था इससे पहले शायद कि ये फाइनेंस बिल 1 है, उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है पहले, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 के लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ती प्रेसिडेंट की परमिशन। तो यहाँ पे हमारा मनी बिल भी सही है और फाइनेंस बिल भी सही है, लेकिन अगर यहाँ पे लिख देता फाइनेंस बिल 1, तब हम कंफ्यूजन हो सकता है। अभी फाइनेंस बिल 1 नहीं लिखा है, लेकिन हम, तो इसका मतलब है कि हम फाइनेंस बिल 1 है कि 2 की बात करें ये पता नहीं है, तो ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। डन। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जरूरत नहीं पड़ती प्रेसिडेंट को पूछने की, ऑर्डिनरी बिल के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। एक मनी बिल ऐसा है जहाँ पे जिसको जरूरत पड़ती है। डन।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये आर्टिकल 368 में दिया हुआ है दोस्तों। डन। तो लोकसभा से जो मैंने प्रोसेस बताई, थ्री ये रीडिंग होकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है। ये पैसे से रिलेटेड मैटर, ये भी पैसे से रिलेटेड मैटर। और ये ऑर्डिनरी बिल, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी बिल से मैं आपको क्या समझाऊँ, जैसे एजुकेशन के बारे में कोई लॉ बनाना है तो वो ऑर्डिनरी बिल में आएगा। और जैसे ये एजुकेशन के बाद क्रिमिनल जस्टिस के बारे में अगर मान लीजिए कोई लॉ बनाना है तो वो पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, ऑर्डिनरी बिल में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे, मैंने आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये टोटल लोकसभा की कितनी सीट थी, 545 सीट थी। अब उसको रिमूव कर दिया, ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये 20, ये पूरा ये इसको हटा दिया। ये दो सीट को यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर, कितनी सीट, 2 सीट किसके लिए थी, ये एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व थी, उसको हटा दिया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दोस्तों। तो इसको ऐसी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करना चाहता है, ये कोई चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट, तब उसको हटाया जा सकता है। हाँ, तो इसको जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को चेंज करना है दोस्तों, तो उसके लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब तक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, और मैं आपको एक और करेक्शन करवा दूं, 2019 है, मुझे 19 ही दिमाग में था लेकिन मैंने 2020 पता नहीं क्यों लिख दिया। हाँ चलो, ये 2004 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, ये अमेंडमेंट पास करके। डन। 545। नेक्स्ट चलते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे टोटल कितनी सीट है लोकसभा में, 543, याद रखना। नेक्स्ट क्या, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन एंड द पार्लियामेंट पास इट अगेन विदाउट एनी चेंजेस, व्हाट मस्ट प्रेसिडेंट डू। फिर से मैं आपको बताता हूँ। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, अगर प्रेसिडेंट ने बिल रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए, एंड द पार्लियामेंट पास इट अगेन, पार्लियामेंट ने उसको, जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लोकसभा, ये राज्यसभा, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे लोकसभा के पास से बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट ने उसको पास नहीं किया, उसको वापस भेजा। मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट के पास 3 राइट होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना, उसको रिजेक्ट करना, या तो उसको रिटर्न कर देना। डन। तो यहाँ पे उसने थर्ड ऑप्शन यूज किया और रिटर्न किया। तो रिटर्न करने के बाद फिर से यहाँ पे अब देखिए, रिटर्न करने के बाद पार्लियामेंट पास इट अगेन विदाउट एनी चेंज। तो जब वो रिटर्न करते हैं तब उसमें बोलते हैं कि कुछ रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट के, भाई इतनी रिकमेंडेशन, इतना इतना चेंज करो। देन और व्हाट मस्ट द प्रेसिडेंट डू, तो अगर ये वापस भेजता है प्रेसिडेंट और यहाँ से फिर से लोकसभा ने पास कर दिया, फिर से राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन वैसा का वैसा पास किया, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मानी नहीं, तो अब क्या होगा, तो ये ऑप्शन विटो, विटो द बिल, प्रेसिडेंट उसको अपना विटो यूज करेगा जब वापस उसके पास जाएगा। सेंड इट टू द, ऑप्शन बी कह रहा है सेंड इट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा, दोनों नहीं मान रहे। फिर थर्ड है गिव एसेंट टू द बिल, उसको अब बिल पे साइन करना पड़ेगा, दे वो साइन करेगा वो। तीसरी बात, रिफर टू द प्राइम मिनिस्टर, तो वीटो कर लेगा, बिल्कुल गलत। प्रेसिडेंट को वो अगर एक बार वापस भेजा और फिर से लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, और रिटर्न कर सकता है, रिटर्न एक ही बार कर सकता है, जैसे बिल आया दूसरी बार रिकम उसमें चेंज हो रहा है कि विद द मॉडिफिकेशन और विदाउट द मॉडिफिकेशन, द प्रेसिडेंट मस्ट विल हैव टू गिव अ देयर एसेंट, उसको देना ही पड़ता है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो वीटो नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के पास भेज ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजने की अलग प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजने की क्या प्रोसीजर है, लोकसभा ने कोई बिल पास किया, फिर वो वही बिल राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जैसे जाके पास होगा, साइन करेगा प्रेसिडेंट, फिर उसको भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। then supreme court check करती है whether is any of the provision of this new bill is according to the constitution or not। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कोई नया बिल जो है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट देखता है उसमें। अगर उसको लगता है कि उसके हिसाब से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो 4 प्रोसीजर होती है।
एक एक हाउस में तीन तीन प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीडिंग। फिर ये फर्स्ट यहाँ पे तीन रीडिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे तीन रीडिंग, फिर यहाँ पे पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट चेक करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन। तो यहाँ पे इट रिफर टू द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को तो रिफर किया, तभी तो वो लोकसभा में तो राज्यसभा में जहां पर भी होगा उसने वो इसने तो वापस भेजा, तो उसको वापस भेज, उसको ही रिफर करने के लिए देने के लिए कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर बनता है सी, गिव एसेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट के पास एसेंट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, वो एक बार वापस भेज सकता है, और एक बार वापस भेज सकता है ऑर्डिनरी बिल को, ऑर्डिनरी बिल को। दूसरी बात, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल टू, इसको वापस भेज सकता है। कौन से बिल को वो वापस ही नहीं भेज सकता, उसको उसमें साइन करनी ही पड़ेगी। जैसे मनी बिल वापस नहीं भेज सकता, साइन करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे रिटर्न नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, एसेंट ही देना है। दूसरी बात, ये फाइनेंस बिल वन, उसमें भी साइन करनी है प्रेसिडेंट को, कोई रास्ता नहीं। तो मतलब ये जो कोई भी जो जितने भी मनी बिल होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंस बिल होते हैं दोस्तों, याद रखो। क्योंकि ये मनी बिल है, उसके अंदर फाइनेंस की बात होगी, लेकिन सारे के सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होंगे। समझ में आया आपको? हम्म। ओके चलो, अब मैं क्या बता रहा था, एक और प्रोसीजर जो यहाँ पे बिल जो है, ये लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उसको भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। डन। तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि ये जो बिल पास हुआ है ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है ना। डन। ओके चलो, यहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंट आया फिर से, क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट सिटीजन। डन। राइट है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे क्या मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का काम है। फिर ये केक को अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। देन विदेश में जो डिप्लोमेट जाते हैं हमारे, उसको अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। ओके चलो, अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। डन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो आज इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आगे फिर और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, ऐसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे, ऐसे ही एक एक चीज़ को कई बार रिवाइज करते करते अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लेंगे कि कहीं पर से कैसा भी, कहीं पर से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसके आंसर देने के लिए कैपेबल रहे। आप लास्ट तक बने रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।